हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं? आज हम जिस हेल्पियो की चर्चा करने वाले हैं वो है इज़ गोइंग टू, आर गोइंग टू, एम गोइंग टू या इज़ अबाउट टू, आर अबाउट टू, एम अबाउट टू। इसकी पहचान क्या होती है? जैसे आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं, वाक्य के अंदर ने वाला है, ने वाली है या ने वाला हूँ इत्यादि शब्द लगे होते हैं। तो आप समझ जाइएगा कि इस तरह के वाक्यों में हेल्पियो के स्थान पर इज़ गोइंग टू, आर गोइंग टू, एम गोइंग टू या इज़ अबाउट टू, आर अबाउट टू या एम अबाउट टू का प्रयोग करते हैं। अगर एक्टिव हो और पैसिव हो तो दोनों हेल्पियो में बी जुड़ जाता है, यानी इज गोइंग टू बी, आर गोइंग टू बी, एम गोइंग टू बी, इज अबाउट टू बी, आर अबाउट टू बी, एम अबाउट टू बी। लेकिन ऐसा नहीं है कि जहां पर आप इज गोइंग टू का प्रयोग कर रहे हैं वहां पे आप चाहें तो इज अबाउट टू का भी प्रयोग कर लें, ये बिल्कुल नहीं है। फर्क है कब इज गोइंग टू का, कब इज के साथ या आर या एम के साथ अबाउट लगाते हैं, कब गोइंग लगाते हैं, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। समझिए डिफरेंस क्या है। अगर आपको वाक्य पढ़कर लग रहा है, मान लीजिए एक वाक्य है, वह तुम्हें बुलाने वाला है या वह तुम्हें कुछ देने वाला है, इसका अर्थ ये निकल रहा है क्या वह तुम्हें कुछ देने जा रहा है? अगर इसकी जगह कहें कि वह तुम्हें कुछ देने जा रहा है, वह तुम्हें कुछ देने वाला है की जगह वह तुम्हें कुछ देने जा रहा है, अगर लग रहा है कि दोनों का एक ही अर्थ निकल रहा है तो इस केस में आप हेल्पियो के स्थान पर इज गोइंग टू, आर गोइंग टू या एम गोइंग टू का प्रयोग करेंगे। और अगर ऐसा नहीं लग रहा है तो फिर आप इज अबाउट टू या आर अबाउट टू या एम अबाउट टू का प्रयोग करेंगे। जहाँ पे अबाउट लगा के वाक्य बनाया जाता है वहाँ पे वाक्य में आप देखेंगे एक शब्द दिया होता है ही, जैसे वो आने ही वाला है, बारिश होने ही वाली है, तुम मार खाने ही वाले हो, ठीक है। तो यहाँ पे ही शब्द अक्सर दिया होगा। तो अगर ही शब्द दिया है तब आप गोइंग का प्रयोग नहीं कीजिएगा, अबाउट का प्रयोग कीजिएगा। क्लियर? तो ये था मेजर डिफरेंस। अब वर्ब के फॉर्म मालूम है, एक्टिव है तो फर्स्ट फॉर्म लगेगा और पैसिव है तो थर्ड फॉर्म। तो चलिए अब शुरू करते हैं। तो आज जो सबसे पहला वाक्य हम डील करने वाले वो है वह तुमसे कुछ पूछने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या यूज़ होगा? इज़ गोइंग टू यूज़ होगा या आर गोइंग टू या एम गोइंग टू। अबाउट नहीं लगा क्योंकि वह तुमसे कुछ पूछने ही वाला है, यहाँ पे ही नहीं लगा है, इसलिए क्लियर है कि यहाँ पे गोइंग का प्रयोग होगा। यहाँ पे रहा है लगा के देखिए सही लगेगा, वह तुमसे कुछ पूछने वाला है, वह तुमसे कुछ पूछने जा रहा है, दोनों का अर्थ एक निकला है, इसलिए यहाँ पे गोइंग का प्रयोग होगा। चलिए अब देख लेते हैं वर्ब क्या है। वर्ब है पूछना, पूछ मतलब पूछना। अगर वर्ब है तो ऑब्जेक्ट खोजेंगे, ऑब्जेक्ट खोजने के लिए वर्ब के पीछे किसको, किसकी, किसकी, किससे लगा के प्रश्न करेंगे तो यहाँ पे उत्तर मिलेगा। किससे पूछने वाला है? तुमसे, तो तुमसे हो गया ऑब्जेक्ट। फिर सब्जेक्ट खोज लेंगे, सब्जेक्ट खोजने के लिए क्रिया के पीछे कौन शब्द लगा के प्रश्न करेंगे, कौन पूछने वाला है वह, तो वह भी है सब्जेक्ट। अगर सब्जेक्ट है तो वाक्य में एक्टिव का हेल्पियो लगेगा, यानी यहाँ पे हेल्पियो प्रयोग होगा। ही लिखा है सब्जेक्ट तो इज गोइंग टू। अब एक सकारात्मक वाक्य है तो सबसे पहले सब्जेक्ट की इंग्लिश बनाएंगे। सब्जेक्ट क्या है? वह की इंग्लिश होगी ही। नंबर 2 हेल्पियो का पहला भाग इज। नंबर 3 नॉट, अगर नॉट होता तो नॉट यहाँ लिख देते हैं, नॉट है नहीं। नंबर 4 हेल्पियो का बचा भाग गोइंग टू। नंबर 5 वर्ब है पूछना, आस्क, क्योंकि यहाँ फर्स्ट फॉर्म यूज हो गए, एक्टिव है इसलिए। नंबर 6 ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है तुमसे यू। क्या बचा रह गया? कुछ, समथिंग। He is going to ask you something। अगला वाक्य, तुम मार खाने ही वाले हो, तुम मार खाने ही वाले हो। अब देखिए यहाँ पे ही लगा हुआ है तो इस केस में अबाउट का प्रयोग होगा गोइंग की जगह, ठीक है। तो यहाँ पे देख लें वर्ब क्या है। वर्ब है मार खाना। मार खाना वर्ब है, लेकिन जब इस वर्ब की मदद से ऑब्जेक्ट खोजेंगे तो वहाँ पे खा शब्द हटाना पड़ेगा और मारना शब्द लगाना पड़ेगा, तभी आप ऑब्जेक्ट सही ढंग से खोज पाएंगे, नहीं तो ऑब्जेक्ट खोजने में दिक्कत हो सकती है, ठीक है। तो किसको मार रहे हो? अगर तुम मार खाने वाले हो तो कौन, किसको मार रहे हो, किसको मार रहे हो, किसको मारने वाले हो? तो तुम तो नहीं ना मार रहे हो, तुम तो नहीं मार रहे हो, तुम तो मार खाने वाले हो। तो मार किसको मार रहा है? तुम्हें, यानी तुम मार खाने वाले हो तो तुम खुद ऑब्जेक्ट हुए, तुम्हारे ऊपर वो प्रक्रिया घटित होगी, ये जो काम है तुम्हारे ऊपर होने वाला है, यानी तुम हो गए आप ऑब्जेक्ट, ये तुम सब्जेक्ट नहीं है। अगर आपने ध्यान नहीं दिया होता तो यहाँ पे तुम आपको सब्जेक्ट जैसा लगता है, तो यहाँ पे ये सब्जेक्ट नहीं है। तो यानी खा शब्द लगा है किसी भी वाक्य से, मार खाना, डांट खाना, ये दो खास कर ऐसे वर्ब है जिसमें खा अगर शब्द लग जाता है तो ये इस बात का संकेत होता है कि ये वाक्य पैसिव है, ठीक है। समझ लीजिए, संकेत के रूप में इसको ध्यान में रखिएगा। तो अगर लेकिन जब आपको ऑब्जेक्ट खोजना है तो खा शब्द हटा के मारना शब्द का प्रयोग करते हुए वर्ब ऑब्जेक्ट खोजेगा। तो किसको मार रहे हो? तो भाई तुम मार खा रहे हो तो तुमको मार रहे हैं, तो तुम हो गया ऑब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट खोजेंगे, सब्जेक्ट खोजने के लिए क्रिया के पीछे कौन शब्द लगा प्रश्न करेंगे, कौन मार रहा है? तुम तो मार खा रहे हो, लेकिन मार कौन रहा है?
मार कौन रहा है, ये वाक्य में नहीं लिखा हुआ है, इसका उत्तर इस वाक्य में नहीं है, यानी सब्जेक्ट नहीं है। तो अगर सब्जेक्ट नहीं है तो यहाँ पे पैसिव का हेल्पियो होगा, और हेल्पियो क्या होगा, आर, क्योंकि यू के साथ आर लगता है, तो आर अबाउट टू बी। आर अबाउट टू एक्टिव में बी लगा देंगे तो पैसिव में हेल्पियो हो जाएगा ये। अब ये सकारात्मक वाक्य ये भी है, तो सबसे पहले सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट इंग्लिश बनाएंगे। जैसा जानते हैं ये पैसिव है तो ऑब्जेक्ट इंग्लिश बनाएंगे। ऑब्जेक्ट क्या है, तुम, यू। नंबर 2 हेल्पियो का पहला भाग आर। नंबर 3 नॉट होता तो आर के बाद नॉट लिखते, नॉट नहीं छोड़ देंगे। नंबर 4 हेल्पियो का बचा भाग, अबाउट बचा भाग है अबाउट टू बी। नंबर 5 वर्ब है मार खाना यानी बीट, थर्ड फॉर्म बीटेन। नंबर 6 ऑब्जेक्ट इंग्लिश पहले ही बन चुकी है, तो यू आर अबाउट टू बी बीटेन। अगला वाक्य, आज हम कौन सी फिल्म देखने वाले हैं। यहाँ पर वर्ब है देखना, और लेकिन यहाँ पे ही शब्द लगा नहीं है, हम कौन सी फिल्म देखने ही वाले हैं, तो इसलिए यहाँ पे इज गोइंग टू, आर गोइंग टू या एम गोइंग टू का ही प्रयोग होगा, अबाउट नहीं लगेगा गोइंग की जगह, ठीक है। तो सबसे पहले देखेंगे वर्ब क्या है, वर्ब देखना। ऑब्जेक्ट खोजेंगे, वर्ब खोजने के लिए ऑब्जेक्ट खोजते हैं। ऑब्जेक्ट खोजने के लिए किसको लगा के देखिए, किसको देखने वाले हैं या क्या देखने वाले हैं, फिल्म, तो फिल्म हो गया आपका ऑब्जेक्ट। फिर सब्जेक्ट खोजते हैं, कौन लगा के ब्रश करेंगे, कौन देखने वाला है, हम देखने वाले, तो हम हो गया सब्जेक्ट। अगर सब्जेक्ट दिया है तो वाक्य एक्टिव है, अगर वाक्य एक्टिव है तो हम शब्द के अकॉर्डिंग हमें हेल्पियो प्रयोग करना है। हम मतलब वी के साथ आर लगता है तो आर गोइंग टू का प्रयोग होगा, हेल्पियो के स्थान पर आर गोइंग टू। अब एक प्रश्नवाचक वाक्य, यहाँ पे कौन सी शब्द लिखा हुआ इससे पता चल रहा है कि ये प्रश्नवाचक वाक्य है। तो प्रश्नवाचक वाक्य का ट्रांसलेशन करने के लिए जो स्ट्रक्चर है वो सामने है। सबसे पहले WH की इंग्लिश बनाएंगे, WH का मतलब होता है प्रश्नवाचक शब्द। तो यहाँ प्रश्नवाचक शब्द है कौन सी की इंग्लिश क्या होती है, विच। नंबर 2 लिखा है WH प्लस संज्ञा। WH प्लस संज्ञा का मतलब हुआ कुछ ऐसे प्रश्नवाचक शब्द होते हैं जिसके बगल में जो शब्द आता है वो हमेशा संज्ञा होता है, इसलिए उसको उसके बगल में रहता है, उसको बगल में ही रखना चाहिए। तो यहाँ पे कौन सी के बाद जो शब्द है फिल्म, उसकी इंग्लिश उसके बगल में बना देंगे विच फिल्म। ये आपको बताया जा चुका है वो कौन से प्रश्नवाचक शब्द है जिसके बगल में जो वर्ड आता है वो हमेशा संज्ञा ही होता है। तो आप पिछले वीडियोज़ को देखा होगा तो आपको ये बात क्लियर होगी। नंबर 3 हेल्पियो का पहला भाग आर। नंबर 4 सब्जेक्ट है हम, वी। नंबर 5 नॉट है नहीं छोड़ देंगे। नंबर 6 हेल्पियो का बचा भाग गोइंग टू। नंबर 6 के बाद नंबर 7 वर्ब है देखना, वॉच। नंबर 8 ऑब्जेक्ट है फिल्म की इंग्लिश पहले बन चुकी है। अब बचा रह गया आज, टुडे आप चाहे शुरू में लिख सकते थे, लास्ट में भी लिख सकते हैं। विच फिल्म आर वी गोइंग टू वॉच टुडे। क्लियर। वाक्य है आज स्कूल में एक कार्यक्रम होने वाला है। यहाँ पे पहचान वाला शब्द है होने वाला है, और इसके पीछे लिखा है कार्यक्रम। तो ये कार्यक्रम शब्द वर्ब नहीं है, क्योंकि इसमें कोई ना अक्षर जोड़ने पे कोई अर्थ नहीं निकलेगा। कार्यक्रम ना ऐसा कोई वर्ड नहीं होता है, इसलिए वर्ब नहीं है। और यहाँ पे भी ही शब्द नहीं लगा है, इसलिए गोइंग टू का ही प्रयोग होगा, अबाउट टू का प्रयोग नहीं होगा। तो अब अगर वर्ब नहीं है तो आप जानते हैं ऑब्जेक्ट नहीं खोजा जाता है, वर्ब ना होने पे ऑब्जेक्ट नहीं खोजा जाता है, सिर्फ सब्जेक्ट खोजा जाता है। और सब्जेक्ट खोजने के लिए क्या किया जाता है, अगर वर्ब ना हो तो किसके पास शब्द लगा कर प्रश्न किया जाता है, किसके पास एक कार्यक्रम होने वाला है, किसके पास। इस प्रश्न को सुन के ही गलत लग रहा है प्रश्न, तो इसका मतलब इसका उत्तर वाक्य में नहीं है। तो जब किसके पास लगा के प्रश्न का उत्तर ना मिले तो आप एक्टिव का हेल्पियो नहीं लगाएंगे, पैसिव का लगाएंगे, यानी इज गोइंग टू, आर गोइंग टू या एम गोइंग टू का प्रयोग करेंगे, और हैव का प्रयोग वर्ब की जगह नहीं करेंगे। क्लियर है। तो यहाँ पे अब डिसाइड करना पड़ेगा कि इज गोइंग टू लगाएंगे कि आर गोइंग टू कि एम गोइंग टू, क्योंकि अभी तो सब्जेक्ट मिला नहीं है, किसके पास लगाया, आपने प्रश्न किया, उत्तर मिला नहीं। लेकिन ये पता चल गया कि इसमें एक्टिव का हेल्पियो नहीं, पैसिव का लगेगा और हैव नहीं लगेगा। लेकिन सब्जेक्ट खोजने के लिए अब कौन या क्या चीज़ लगा के प्रश्न करना पड़ेगा। इसी स्थान पर कौन एक कार्यक्रम होने वाला है, इसका भी उत्तर इस वाक्य में नहीं है। क्या चीज़ एक कार्यक्रम होने वाला है, इसका भी उत्तर इस वाक्य में नहीं है। जब आप चारों प्रश्न कर लेते हैं उसके बावजूद उत्तर ना मिले तो समझ जाइए उस वाक्य में सब्जेक्ट नहीं है, वहाँ पे देयर का प्रयोग सब्जेक्ट के स्थान पर करना है। और जब सब्जेक्ट के स्थान पर देयर का प्रयोग किया जाता है तब हेल्पियो डिसाइड करने के लिए हमें ये करना पड़ता है, ये देखना पड़ता है कि पहचान वाले शब्द के पीछे जो शब्द है जिसके मदद से हम लोगों ने सब्जेक्ट खोजने की कोशिश की थी वो एक वचन है कि बहुवचन है। ये एक वचन है, एक कार्यक्रम की बात हो रही है, तो यहाँ पे एक वचन का हेल्पियो लगेगा, यानी इज गोइंग टू का प्रयोग होगा।
अब ये देखिए एक सकारात्मक वाक्य है, इसलिए सबसे पहले सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट या देयर का प्रयोग होगा। यहाँ पे देयर का प्रयोग होगा क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने डिसाइड किया है देयर लगेगा, देयर। नंबर 2 हेल्प यू का पहला भाग इज, नंबर 3 नॉट नहीं है। नंबर 4 हेल्प यू का बचा भाग गोइंग टू। नंबर 5 वर्ब या हैव, वर्ब है नहीं, हैव लगेगा नहीं। नंबर 6 ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है नहीं, तो या पहचान वाले शब्द के पीछे वाला शब्द, पहचान वाला शब्द है होने वाला, उसके पीछे लिखा है एक कार्यक्रम, अ प्रोग्राम। बचा क्या रह गया स्कूल में, इन स्कूल टुडे, देयर इज गोइंग टू बी अ प्रोग्राम इन स्कूल टुडे। वाक्य है हमें भविष्य में किस प्रकार की समस्या होने वाली है तो इसमें लास्ट में लिखा होने वाली है, यहाँ पर भी अबाउट का प्रयोग नहीं होगा क्योंकि यहाँ ही शब्द लगा के देखिएगा तो गलत लग रहा है। वाक्य हमें भविष्य में किस प्रकार की समस्या होने ही वाली है, नहीं सही लग रहा है, इसलिए अबाउट नहीं होगा, गोइंग लगेगा। तो पहले देख लें वर्ब है कि नहीं, तो होने वाली है ये तो पहचान वाला शब्द है, उसके पीछे लिखा समस्या, समस्या शब्द वर्ब नहीं है, समस्या शब्द में नाक से जोड़ने पे कोई अर्थ नहीं निकलता है, इसलिए वर्ब नहीं है। और अगर वर्ब नहीं है तो मालूम है ऑब्जेक्ट नहीं खोजा जाता है, सिर्फ सब्जेक्ट खोजा जाता है। सब्जेक्ट खोजने के लिए सबसे पहले किसके पास लगा के प्रश्न किया जाता है, इसी स्थान पर किसके पास समस्या होने वाली है, किसके पास समस्या होने वाली है, यानी किसको समस्या होने वाली है, किसके पास, किसके पास का मतलब किस इंसान के पास या किससे संबंधित वो समस्या होने वाली है। तो भाई हमें होने वाली है ना, हमें समस्या होने वाली है तो समस्या तो हमारे पास हुई, समस्या का संबंध मुझसे है तो हमारे पास हुआ, तो इसलिए यहाँ पे उत्तर मिल गया। तो इसके कारण यहाँ पर एक्टिव का हेल्प यू लगेगा, यानी सब्जेक्ट क्या है हमें, तो हमें सब्जेक्ट है तो वी के साथ क्या लगना चाहिए, आर गोइंग टू। और दूसरी बात क्या पता चली, जब किसके पास लगा के प्रश्न करने पर उत्तर मिल गया तो वर्ब के स्थान पर हैव का प्रयोग होगा। क्लियर। चलिए अब एक प्रश्नवाचक वाक्य किस प्रकार की लिखा हुआ है, तो प्रश्नवाचक वाक्य में प्रश्नवाचक वाक्य के जो सीक्वेंस उसका ट्रांसलेशन सीक्वेंस देखते हुए करेंगे। सबसे पहले WH की इंग्लिश बनाएंगे, WH मतलब प्रश्नवाचक शब्द। इसमें प्रश्नवाचक शब्द क्या है, किस प्रकार की इंग्लिश होती है, व्हाट काइंड ऑफ। नंबर 2 WH प्लस संज्ञा, यानी प्रश्नवाचक शब्द के बगल में जो शब्द है अगर वो संज्ञा है तो उसकी इंग्लिश उसके साथ बनेगी। तो ये किस प्रकार की जो शब्द है उसके बाद भी जो शब्द आता है वो हमेशा एक संज्ञा ही होता है। तो यहाँ पे किस प्रकार की के बाद वाला शब्द है समस्या, समस्या की इंग्लिश प्रॉब्लम, ये हो गया नंबर 2। नंबर 3 हेल्प यू का पहला भाग नंबर है वो है पहला भाग आर। नंबर 4 सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है हमें, वी। नंबर 5 नॉट, नॉट है नहीं छोड़ देंगे। नंबर 6 हेल्प यू का बचा भाग गोइंग टू। नंबर 6 हो गया। नंबर 7 वर्ब या हैव, यहाँ पे तो हैव लगाना है जबकि क्योंकि हमने किसके पास लाकर प्रश्न किया था तो उसका उत्तर मिल गया था, इसलिए वहाँ पे वर्ब के स्थान पर हैव का प्रयोग होता है। नंबर 8 ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इस वाक्य में होता नहीं क्योंकि वर्ब नहीं है। अब बचा क्या रह गया, पहचान वाले शब्द के पीछे वाला शब्द, पहचान वाला शब्द क्या होने वाला है उसके पीछे लिखा है समस्या, इसकी भी इंग्लिश बन चुकी है। तो अब बचा क्या रह गया, भविष्य में, इन फ्यूचर। व्हाट काइंड ऑफ प्रॉब्लम आर वी गोइंग टू हैव इन फ्यूचर।
वाक्य है कुछ ही सेकंड में वो हमारे साथ होने वाला है। ठीक, यहाँ पर भी ही शब्द जरूर लगा है, लेकिन वो कहाँ लगा है? कुछ ही सेकंड में। तो आप ये मत समझ जाइए कि यहाँ पे ही का मतलब अबाउट टू लगना है। यहाँ पे रहा है लगा के देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। कुछ ही सेकंड में वो हमारे साथ होने जा रहा है, हमारे साथ होने जा रहा है। ठीक है, यानी ही शब्द का प्रयोग जब वर्ब के साथ लगता है तभी आप अबाउट लगाते हैं, ये ध्यान रखिएगा। जैसे तुम मार खाने ही वाले हो, जो था वो डांट खाने ही वाला है, वो गिरफ्तार होने ही वाला है, बारिश होने ही वाली है, तब आप अबाउट का प्रयोग करेंगे, नहीं तो गोइंग का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो अब देख लें, पहचान वाला शब्द है, होने वाला है, पहचान वाला शब्द है, उसके पीछे लिखा है हमारे साथ। तो ये हमारे साथ शब्द वर्ब नहीं है, क्योंकि इसके साथ ना अक्षर जुड़े तो इसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा। हमारे साथ ना कोई अर्थ नहीं निकलेगा, इसका मतलब हमें ऑब्जेक्ट नहीं खोजना है। जब वर्ब नहीं होता है पहचान वाले शब्द के पीछे तो ऑब्जेक्ट नहीं खोजा जाता, सिर्फ सब्जेक्ट खोजते हैं। सब्जेक्ट खोजने के लिए आपको मालूम है किसके पास लगा के प्रश्न करते हैं, किसके पास इस जगह पर लगा के प्रश्न करेंगे। किसके पास हमारे साथ होने वाला है, ये प्रश्न सुनने में अटपटा लग रहा है। किसके पास हमारे साथ होने वाला है सही नहीं लग रहा है। इसका अर्थ हुआ कि इस वाक्य में किसके पास लगाने पे उत्तर नहीं मिला, सब्जेक्ट नहीं मिला। किसके पास लगाने पे उत्तर नहीं मिलने का मतलब अब आपको एक्टिव का एलपीओ नहीं लगाना है, पैसिव का एलपीओ लगाना है, इज गोइंग टू, आर गोइंग टू, बी लगाना है। ठीक है, अब सब्जेक्ट खोजें। सब्जेक्ट खोजने के लिए कौन लगा के प्रश्न करना पड़ेगा, नहीं तब ये पता नहीं चल पाएगा कि एक वचन है कि बहुवचन है। कौन हमारे साथ होने वाला है, तो उत्तर मिला कुछ ही देर में वह हमारे साथ होने वाला। तो यहाँ पे वह सब्जेक्ट है। अगर वह सब्जेक्ट है तो वह के साथ इंग्लिश क्या होती है, ही के साथ क्या लगता है, इज गोइंग टू बी, क्योंकि यहाँ पे पैसिव का एलपीओ लगने वाला है, इज गोइंग टू बी। ठीक, अब एक सकारात्मक वाक्य, कुछ ही सेकंड में वो हमारे साथ होने वाला है, तो पहले कुछ ही देर में की इंग्लिश बना लें, इन फ्यू सेकंड्स। अब सब्जेक्ट इंग्लिश, सब्जेक्ट क्या, वह ही, एलपीओ का पहला भाग इज, नॉट नहीं है, एलपीओ का बचा भाग गोइंग टू बी। इसके बाद वर्ब या हैव, इसमें वर्ब लगेगा नहीं, वर्ब होता नहीं है, हैव है नहीं, क्योंकि किसके पास लगाने पे उत्तर नहीं मिला, हैव नहीं लगेगा। फिर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट होगा नहीं, क्योंकि वर्ब जब नहीं होता है तो ऑब्जेक्ट नहीं खोजा जाता है, ना ऑब्जेक्ट होता है। तो या पहचान वाले शब्द के पीछे वाला शब्द, पहचान वाला शब्द होने वाला, उसके पीछे लिखा हमारे साथ, विथ अस। इन फ्यू सेकेंड्स ही इज गोइंग टू बी विथ अस। तो आज हम लोगों ने जो कुछ शब्द, जो कुछ वाक्य देखा, उसमें कुछ नया भी आपने देखने को, आपको देखने का अवसर मिला होगा, आपको सीखने का अवसर मिला होगा। अब अगले वीडियो में हम लोग जो एलपीओ की चर्चा करेंगे वो है ने वाला था, ने वाली थी, इसी से रिलेटेड है। तो फिर हम लोग अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।